गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखते हैं अपना मस्ट टू लिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना 100 मार्क्स का पेपर है, फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर है। हाँ, एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, बट स्टिल थ्योरी क्वेश्चन में भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको कभी भी थ्योरिटिकल एक क्वेश्चन आए उसको भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो फुल्ली प्रैक्टिकल पेपर है। एंड अगर आपको रैंक लेके आनी है तो बेहतर यही है कि जिस पेपर में स्कोर किया जा सकता है उस पेपर में आपको कैसे भी स्कोर करना है। मैं आपको EIS SM में नहीं बोल सकता कि आप 90 प्लस लेके आओ, है कि नहीं। पेपर ऐसा है कि बच्चों से नहीं आ पाता। मैं ऑडिट में नहीं बोल सकता कि आप 90 प्लस लेके आओ। हाँ, बहुत बच्चे लेके भी आते हैं, बट एक होता है ना कि पेपर के नेचर अनुसार। बट अकाउंट में, कॉस्ट में, FM में, एडवांस अकाउंट में, ये ऐसी चैप्टर्स है, ये ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें इजिली आप 90 प्लस 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। एंड ग्रुप का ओवरऑल जो मार्क्स है वो बेहतर बनाने में आपको मदद कर सकता है। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुछ भी आप कर लो, कोई भी टेक्निक लगा लो, वो हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। सिर्फ एक जो चीजें 10 मिनट में हो सकती हैं उसको 8 मिनट में करने के लिए, पर करना जरूरी है उस चीज को। तो इसलिए आप मेहनत से पीछे मत हटो, आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो, नो डाउट। ठीक है, लाइफ में एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिलहाल मैं अपनी एक मन की बात आप लोगों से शेयर करता हूँ वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। पता है, जिंदगी में सक्सेस और फेलियर में क्या डिफरेंस है? जिंदगी में सक्सेस और फेलियर में क्या डिफरेंस? मैं आप लोगों को बताता हूं। सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है रिजल्ट। मैं एग्जाम में सक्सेस फेलियर की नहीं बात कर रहा, किसी भी चीज में सक्सेस एंड फेलियर में क्या डिफरेंस है, तो रिजल्ट का डिफरेंस है। थॉमस एडिसन 1000 टाइम्स फेलियर हुए होंगे। 1000 टाइम्स फेलियर होते टाइम उनको लोगों ने क्या बोला? पागल बोला। एक बार सक्सेस हो गए। ठीक है, जब उन्होंने चीज को इन्वेंट कर दिया तो लोगों ने उनको जीनियस बोला, साइंटिस्ट बोला। एक दिन पहले जब वो चीज नहीं इन्वेंट थी तब भी वो थॉमस एडिसन वही थे, है कि नहीं? वो उतना ही तेज थे, सेम पर्सन विथ सेम ब्रेन, सेम माइंड, सेम बॉडी कैपेबिलिटी, सेम माइंड कैपेबिलिटी, बट स्टिल उसी इंसान को ये दुनिया किस नजरिए से देखती थी? पागल के नजरिए से। चीजें निकाल दिया तो उसी इंसान को ये दुनिया किस नजरिए से देखती है? एक जीनियस के नजरिए से। तो बस आप कैसे भी हो, आप सेम ही रहोगे, बट फर्क सिर्फ इतना है, आपके साथ रिजल्ट है देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। आपके पास नहीं है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। दुनिया इस नजरिए से देखती है। मैं अपनी पर्सपेक्टिव नहीं बोलता। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत करके भी कई बार असफल हो जाता है, एक बार में नहीं हो पाती। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, किसकी जिंदगी में क्या समस्या चल रहा है ये बताना बहुत ही मुश्किल है। पेपर देख के हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा बच्चा किस अवस्थे में उस पेपर को लिखा है ना। एक एग्जामिनेशन में अगर 1000 पर्सन है, 1000 बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 1000 का अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, बट जो इन जनरल सोसाइटी एक प्रोस्पेक्टिव लेके चलती है वहां पे आप हमेशा याद रखो कि लाइफ में रिजल्ट बहुत ही जरूरी है। आप कितना भी मेहनत करिए, कोई आपकी मेहनत को नोटिस नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस यू ब्रिंग द रिजल्ट। रिजल्ट लेके आओ, उसके बाद सब नोटिस करेंगे। ये हार्श रियलिटी है वर्ल्ड का कि आपकी स्ट्रगल को कोई नहीं देखना चाहता, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे क्या किया। सबको सिर्फ वो इंटरेस्ट है कि स्ट्रगल करने के बाद आपने सक्सेस कैसे किया। ठीक है, एक हाल ही में मूवी आई है ना, क्या नाम है मूवी का? कौन परवीन तांबे, है ना, एक क्रिकेटर के ऊपर, बॉलर के ऊपर। बहुत बढ़िया मूवी है। कभी टाइम हो तो आप लोगों को भी रिफ्रेशमेंट में कुछ अच्छी चीज देखनी चाहिए। उस मूवी में एक छोटा सा डायलॉग है कि लाइफ हो या मैच हो, बस हमें क्या चाहिए? एक बढ़िया ओवर, है कि नहीं? अब वो बॉलर था तो उसको समझाने के लिए उनके कोच ने ऐसे बोला, है कि नहीं? रियल लाइफ में भी हमें कुछ भी बेहतर करने के लिए ना एक बस सही डिसीजन चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस दुनिया में सक्सेसफुल है, सबके बारे में हम लोग सुनते हैं, एंड किसी एक ना एक आइडिया से ही वो सक्सेसफुल हुए हैं, है कि नहीं? और वो आइडिया लेने के लिए अब जरूरी है कि जिंदगी में अपनी चीजों को, अपनी मेहनत से चीजों को ट्राई करते रहो।
तभी तो उनमें से एक आइडिया सही पकड़ोगे और आप सक्सेसफुल होगे। तो इसीलिए लाइफ में बस करते रहना है, आपको ज्यादा चिंता नहीं लेनी है, ठीक है। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जरूर पढ़ना है। आप मेहनत करिए और उसका रिजल्ट ना आए तो बहुत ही दुख होता है, इस बात को याद रखना और अच्छे से पढ़ना। अब एग्जामिनेशन में ज्यादा दिन नहीं है, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ मस्ट डू लिस्ट में। एक मैं आप लोगों को बात बता दूं, पास्ट में भी कई बार क्लासेस में ये बात मैं बोलता हूं कि जो ये जो लिस्ट है ना, मस्ट डू लिस्ट या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बस एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट लाइफ में कोई भी चीज इंसान सोचता है तो चीजों को ध्यान रख के, सरकमस्टेंस को ध्यान रख के, पैटर्न को ध्यान रख के बस एक प्रोबेबिलिटी लगा सकता है ना। मैक्सिमम केसेस में मेजॉरिटी ऑफ चीजें सही होती है अगर आपकी एनालिसिस ठीक है तो, बट कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं बट स्टिल जैसे सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए एग्जामिनेशन में, बहुत सारे बच्चे सोच के जाएंगे कि ये क्वेश्चन आ चुका है अब दोबारा नहीं आएगा, बट सेम टॉपिक से सिमिलर क्वेश्चन बस फिगर चेंज करके रिपीट हो जाए, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिनर है उसका मन। तो इसलिए पढ़ना आपको सब चीज है, ठीक है, सब पढ़ना है, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी पढ़ना चाहिए। आप चीजों को समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, आज कैसे कैसे भी निकल जाएगा, कल दिक्कत होगा, कैरियर में दिक्कत होगा, आपको आएगा नहीं। तो इंसान को लाइफ में कॉन्फिडेंस क्या देता है? उसकी एबिलिटी, और एबिलिटी कभी भी शॉर्टकट से जनरेट नहीं होती, मेहनत करके जनरेट होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखो, पढ़ के सब जाना है। ये बस एक ये है कि एक आप बोल सकते हो फिनिशिंग टच है कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा मदद कर देगा कि ये पढ़ के जाना है, उसमें कौन सा का चांसेस ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन है जिसको दोबारा आपको देख के जानी है। नहीं होता कि एक फाइनल टच दिमाग में होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे था, कि बाई चांस वो देखा हुआ क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब हम बातें करते हैं कि इस टॉपिक से आ सकता है, तो उस टॉपिक से आए तो एक्यूरेसी आपकी 100% हो, वहां पे आपको 1 मार्क्स भी आप एग्जामिनर को काटने ना दो, ठीक है। ऐसा बहुत अटेम्प्ट में मैंने देखा है कि जिस पार्ट पे जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आया है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दोबारा आया है। पुराने कोर्स जब था, नए कोर्स में भी आपको नोटिस करने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि मशीना ओवर रेट पे क्वेश्चन आया है, अगली बार देखो अब ओवर रेट में मशीना ओवर रेट से भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन से भी आ सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से, अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवर रेट से भी आ सकता है, लेकिन स्टिल अगले टाइम में भी मशीना और से आया। अब देखो कोई ऐसा बच्चा है जो मशीना और देख के ही नहीं गया, ठीक है, क्वेश्चंस आपको कितना भी कंसेप्ट पता हो, क्वेश्चन देख के नहीं जाओगे, क्वेश्चन में छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक होते हैं, वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने से नहीं होगा, एक्यूरेसी वहां पे गिर जाएगी। छोटा मोटा मिस्टेक आपसे हो सकता है अगर आप क्वेश्चन देख के नहीं गए, पढ़ के नहीं गए, छोटी सी ट्रिक में आप फंस सकते हैं, आपको याद ही नहीं आएगा वहां पे। तो इसीलिए आपको सब पढ़ के जाना है। हाँ, ये जो बता रहे इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करके जाना है, ठीक है। अगर मैं मटेरियल कॉस्टिंग की बात करूं, हाँ, और आगे आने वाले लेक्चर में कल हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले ही मैं बता दूं आप लोगों को, आरटीपी अपना ग्रुप 2 का जो एफएम एंड इको का आरटीपी है वो डिस्कस करेंगे, फिर आएगा एफएम एंड इको का मस्ट डू लिस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो आप लोग, सब्सक्राइब बटन दबा दो कि जब भी वीडियो आए आप लोगों से मिस ना हो। चलो, मटेरियल कॉस्टिंग में देखो पिछले टाइम में बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर के बेसिस पे। इन्वेंट्री कंट्रोल में मैंने बहुत सारे टेक्निक आपको पढ़ाए जिसमें एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी था, है कि नहीं। अब इस बार मुझे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगता है कि इन्वेंट्री लेवल एंड ईओक्यू इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने का। अब ईओक्यू से आए या इन्वेंट्री लेवल से आए ये बताना मुश्किल है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है इन्वेंट्री लेवल ही पूछे, लेकिन इस टॉपिक से और भी टॉपिक बनते हैं, है ना। एबीसी एनालिसिस से भी पास्ट में क्वेश्चन पूछा है, स्टोर लेजर से भी पास्ट में क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट का एक क्वेश्चन है आरटीपी में वो भी है, पास्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है मटेरियल कॉस्ट से। बट बात यह है कि इन्वेंट्री लेवल एंड ईओक्यू मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आपको इस टॉपिक को करके जानी है। कुछ क्वेश्चन मैं मार्क कर देता हूं जैसे मटेरियल कॉस्ट पे, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आरटीपी में भी एक क्वेश्चन था, है ना।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी मटेरियल का एक बार स्कैन कर लेना। 1 नंबर क्वेश्चन आरटीपी में आया इस बार, एंड आरटीपी नवंबर 19, ठीक है, ये क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 19, आई थिंक ओल्ड कोर्स का आरटीपी है ये, ठीक है। नहीं होगा तो आप बोलना, क्वेश्चन में डाल दूंगा ये वाली। मेरे बुक में मटेरियल कॉस्ट में ये क्वेश्चन डाला हुआ है। रिवीजन लेक्चर्स में मटेरियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर हुआ वो देखोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, मटेरियल कॉस्ट निकालना था, उसके बाद ईओक्यू निकालना था, करेक्ट। चलो, इन्वेंट्री लेवल एंड ईओक्यू पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे स्टडी मटेरियल का 5 नंबर, 7, 8, टेस्ट नॉलेज का 2, 4, 5, 6, एंड अगर आपके पास मेरी बुक है, चलो अभी लेटेस्ट वाली ना हो, पुरानी बुक की भी पीडीएफ हो। पुरानी बुक हमने 1-2 अटेम्प्ट पहले डाली थी, कहाँ पे डाली थी, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक नहीं पता तो टेलीग्राम आप नीचे से ज्वाइन कर सकते हो, वहां एडिशनल क्वेश्चन 8, 9 एंड 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एडिशनल क्वेश्चन 8, 9, 11 अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है न्यू कोर्स में और डाला भी नहीं है बुक में, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको कभी ना कभी अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, स्टोर लेजर पे भी एक क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज, एवरेज मेथड से करके जाना, सिंपल सी बात है। टॉपिक एक भी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी में एक भी छोड़ के मत जाना, बस ये है जिस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, जिस पे थोड़ी क्वेश्चन देख के जानी है इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेबर पे देखो, इस बार हलसेर 1 इंसेंटिव स्कीम पे क्वेश्चन आया था कि हलसेर 1 के अनुसार वेजेस निकालिए एंड इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकालिए, ठीक है। मेरे को लगता है बहुत अटेम्प्ट हो गया है नॉर्मल लेबर कॉस्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ अ लेबर या फिर अर्निंग ऑफ अ लेबर, दोनों कंसेप्ट हमने पढ़ा है ठीक है। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी में कुछ प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, कॉस्टिंग कंसेप्ट करके जाओगे वहां पे लेबर का, एंड वहां पे ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट पे जो क्वेश्चंस है, जैसे कि इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकालने को एंड अर्निंग निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन, ये पूछने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है इस बार बहुत हाई है। सेकेंड जो चांसेस बनता है वो है टर्नओवर पे, लेबर टर्नओवर पे, एंड लेबर टर्नओवर पे 2-3 फॉर्मूला है, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एंड फ्लक्स। सिंपल सा क्वेश्चन आता है टर्नओवर पे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्कैनिंग कर लोगे काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है अपना मटेरियल का 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन इस बार आरटीपी में आया है, 5 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन, ये जरूर आपको देख के जाना है, स्कैन करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारा ही देख के जाना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी बहुत उस टॉपिक का कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा जिस टॉपिक से रिलेटेड मुझे लगता है कि इस बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसेंटिव स्कीम भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, वैसे पूछ चुका है तो बहुत ही कम चांस है कि पूछे। इनमें से एक क्वेश्चन आई थिंक 5 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन ओवर टाइम की ट्रीटमेंट पे है, जरूर देख के जाना, ठीक है। चलो, ओवरहेड पे देखो, ओवरहेड में इस बार पूछा था अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड एज प्रिडिक्टेड। पिछले अटेम्प्ट में जब मैं ये प्रिडिक्ट किया था तो मैं ये बोला था कि अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड बहुत बार से नहीं आया है एंड चांसेस बहुत बनते हैं कि आ सकता है, और आया भी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मशीन आवर रेट एंड प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये बताना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मे बी मशीन आवर रेट से क्वेश्चन आए। प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आरटीपी का क्वेश्चन कर लेना, कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपको करना ही है। एंड मशीन आवर रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है, जैसे 7 नंबर, टेस्ट योर नॉलेज का 5 नंबर ये 2 क्वेश्चन आप करना, ठीक है। क्वेश्चन का तो कोई कमी नहीं है, मशीन आवर रेट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है टोटल ओवरहेड लेना है, मशीन आवर से डिवाइड करना है, मशीन आवर रेट निकालना है, उसके बाद हो सकता है प्रोडक्ट पे चार्ज करने को बोले तो चार्ज कर देना है प्रोडक्ट पे, यही हमने पढ़ा है कि नहीं। लेकिन 2-3 क्वेश्चन जरूर करके जाना। एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है इसको भी जरूर देख के जाना, बुक का क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है। एबीसी एंड कॉस्ट शीट, देखो इसमें मेरे को क्वेश्चन बताने लायक कुछ भी नहीं है, क्यों, इसमें तो एक फिक्स पैटर्न है। एबीसी में क्या पैटर्न है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अनुसार बताइए, फिर एबीसी के अनुसार बताइए क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है ये बताइए, यही पूछ सकता है। एंड कॉस्ट शीट बताओ, कॉस्ट शीट का भी एक फॉर्मेट है उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, कई बार कोई डाटा ना देके, कई बार सिंपली पूरी डाटा दिया होता है, बस आपको कॉस्ट क्लासिफाई करना है कि कौन से हेड में कौन सा खर्चा जाएगा और कॉस्ट शीट निकालना है। तो ये बड़ा ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों चैप्टर में से आते ही आते हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, तो 20 नंबर 20 नंबर का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेके जानी है आपको, एक एक बारीकी से चीज समझ के जाना है। कोई भी दिक्कत आ रही है अभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, एग्जामिनेशन में बहुत टाइम है, अभी क्लियर कर देंगे आपकी दिक्कत। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, झिझको मत, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे एक डाउट सॉल्विंग का ग्रुप है, वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन को स्कैन करके जाना है, ठीक है। पास्ट ईयर में तो बहुत सारे बुक के ही क्वेश्चन है, हो सकता है तो मेरे बुक में एडिशनल क्वेश्चन है वो जरूर देख लेना, ठीक। बुक अगर आप लोगों के पास नहीं है लेटेस्ट वाली तो मैं डाल दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, या फिर बुक पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, वहां से भी डाउनलोड कर लोगे। एक दो ही क्वेश्चन इंक्लूड या एक्सक्लूड हुआ है जो इंस्टीट्यूट ने चेंजेस करे हैं वो, ठीक है। चलो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में देखते हैं। लेजर अगर पूछता है कॉस्ट अकाउंटिंग का तो ज्यादातर मुझे लगता है नॉन इंटीग्रल का चांसेस है। पास्ट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 100% में से अगर 10 बार क्वेश्चन पूछा हो तो 9 बार किससे पूछता है लेजर पे, नॉन इंटीग्रल का लेजर। और इंटीग्रल का लेजर में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, बस छोटी मोटी चीजें का फर्क है। जहां भी जीएल है वह जीएलए है, ठीक है। जहां भी जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम खोलते हैं वहां पे हम क्या खोल देंगे, डेटर का, क्रेडिटर का, डिपेंडिंग अपन कैश एंड बैंक का कैसे हुआ है। छोटा सा चेंजेस है, ये आपको क्लियर हो जाएगा लेजर का। बस आपको क्या ध्यान देना है तो देखो, सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, ठीक है। रिवीजन लेक्चर देख लेना आप वहां पे जर्नल आपको समझना है, क्योंकि अगर आप जर्नल नहीं समझते, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं समझते, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन लेक्चर में मैंने कम से कम समय में जर्नल करा के, लेजर करा के क्वेश्चन दिखाया है, इवन रिकॉन्सिलिएशन तक कराया। तो रिवीजन लेक्चर जरूर देखना, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। एंड जर्नल जो है, जर्नल आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना जरूरी है, ठीक है। बोलोगे तो मैं वापस से जर्नल पढ़ा के एक वीडियो डाल दूंगा, पर आप जरूर ये बताना कि जर्नल में कंसेप्चुअल क्लियरिटी है कि नहीं, आपको याद होता है कि नहीं, क्योंकि चीजें याद नहीं करनी होती, चीजें समझनी होती है, ठीक। इस स्टेज पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो इलॉजिकल हो, और लॉजिकल क्वेश्चन बनाने के लिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको होना जरूरी है, ठीक है। जर्नल अगर आपको पता है तो लेजर भी आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि जर्नल पढ़ने के बाद हमने सेकेंड स्टेप में लेजर पढ़ा है, एंड लेजर को कंप्लीटली मैं जर्नल से लिंक करके पढ़ाता हूं, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस स्टेप वाइज मैंने पढ़ाया है ना, उसी स्टेप वाइज आपको करने हैं, ठीक है। चलो ये लिखा है कि चैप्टर रिवाइज करोगे तो जर्नल तो रिवाइज हो ही जाएगा। लेजर में देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कुछ इनकम्प्लीट डेटा का क्वेश्चन है, जैसे टेस्ट और नॉलेज का 1 नंबर एंड नॉर्मल इलिस्ट्रेशन का 5 नंबर इंस्टीट्यूट के बुक के। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने इसलिए ही इंस्टीट्यूट के बुक के बोले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अलग अलग टीचर के बुक होंगे, ठीक है। एंड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं बता दूं जो किसी बच्चे के पास नहीं मिले, वहां पे दिक्कत हो, उससे बेहतर है कि मैंने कोशिश किया कि इंस्टीट्यूट का बुक अपना कवर्ड होना चाहिए, है ना। लास्ट 1 डे बिफोर रिवीजन में ज्यादातर बच्चे तो यही कोशिश करेंगे कि इंस्टीट्यूट की बुक से क्वेश्चन देख के जाए, तो इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट की बुक का ही क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर एंड टेस्ट नॉलेज का 1 नंबर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, थोड़ी बहुत वहां पे डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन बनता है, इनसफिशियंट डेटा दिया रहेगा, आपको बोलेगा निकालिए, ठीक है। वैसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में आरटीपी का जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, अभी हमने आरटीपी किया भी है आरटीपी का वीडियो देखोगे ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा, उतना बस याद होना चाहिए बस। जॉब कॉस्टिंग, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग देखो जॉब कॉस्टिंग आया हुआ बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग से 2 क्वेश्चन आप देख के जाना, बस सिंपल सा। आरटीपी का क्वेश्चन इस बार जो आया है एंड स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2। देखो जॉब कॉस्टिंग तो बहुत निहायती आसान है, इसके लिए तो कॉन्सेप्ट याद होने की भी जरूरत नहीं। आपको पास्ट डेटा दिया रहेगा, इस बार बोलेगा एक जॉब आया, इतना मटेरियल लग रहा है, इतना लेबर लग रहा है, ये देगा आपको डायरेक्ट खर्चा, और ओवरहेड का बेसिस दे देगा कैसे चार्ज करना है। जॉब का कॉस्ट कॉस्ट बताइए, या फिर बोलेगा सेलिंग प्राइस बताइए कोट करके, इतना प्रॉफिट जोड़ने के बाद लेबर मटेरियल जोड़ोगे, ओवरहेड कैसे चार्ज करना है, पास्ट ईयर का डेटा दिया रहेगा, उसके बेसिस पे बता देगा कि ओवरहेड लेबर के बेसिस पे चार्ज करना है, फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे, जो भी बेसिस दे उस बेसिस पे पास्ट ईयर को देख के
बेसिस निकाल के इस बार आप चार्ज कर दोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट जोड़ोगे, जॉब कॉस्ट का टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ क्वेश्चन है 5 नंबर, 7 नंबर एंड टेस्ट नॉलेज का 4 नंबर क्वेश्चन, ये जरूर आपको देख के जानी है, ठीक है। चलो प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में देखो, आई थिंक प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, इस बार जो क्वेश्चन आया था पिछले टाइम में वो काफी आसान क्वेश्चन आया था, सिंपल सा एक प्रोसेस अकाउंट बनाना था, ओपनिंग WIP था नहीं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं, छोटा सा एकदम बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इस बार RTP में भी है, बट 2 प्रोसेस का है। मुझे नहीं लगता कि RTP में जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि उसी बहुत ही आसान वेराइटी हो गया वो प्रोसेस का, और उस पे ऑलरेडी पास्ट ईयर में 5 मार्क्स में पिछले टाइम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्यों पूछेगा। बेहतर है कि फीफो या वेटेड एवरेज पे पूछे, मोस्ट प्रोबेबली वेटेड एवरेज पे पूछे तो और मजा आ जाए, क्योंकि एवरेज मेथड से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जामिनेशन में, एवरेज मेथड आया भी नहीं है हाल फिलहाल, तो एवरेज मेथड और फीफो मेथड आपको देख के जानी है। इस बार पक्का क्वेश्चन पूछेगा ओपनिंग WIP के साथ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एंड टेस्ट नॉलेज का 3 और 4 क्वेश्चन देख लेना, तो वेटेड एवरेज रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन का तो कोई लिमिट ही नहीं है, पर 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आप पूरी क्वेश्चन तो देख नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, 2-3 क्वेश्चन स्कैनिंग करोगे, आगे बढ़ोगे, है कि नहीं। फीपो का कोई क्वेश्चन देख लेना, या फिर जो क्वेश्चन वेटेड एवरेज से आप कर रहे हो फीपो का कंसेप्ट लगा के वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस कॉन्सेप्चुअल फर्क ही तो है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते टाइम क्या डिफरेंस आएगा, है ना, कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम क्या डिफरेंस आएगा, कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद वैल्यूएशन करते टाइम क्या डिफरेंस आएगा। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में वैल्यूएशन के बाद तो बस डालने हैं, तो वेटेड एवरेज एंड फीबो मेथड में इन तीनों स्टेप में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट एंड वैल्यूएशन निकालते टाइम की कंप्लीटेड यूनिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फर्क थोड़ा है। पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वीडियो, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है कंसेप्चुअली तो आप देख सकते हैं कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो, और यहाँ पे नो वैल्यूएशन पे RTP में जो क्वेश्चन दिया है वो टेस्ट योर नॉलेज का 5 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, देख लेना, बट मुझे नहीं लगता कि वैसे टाइप का क्वेश्चन इस बार आएगा। इस बार क्वेश्चन आएगा किसी वैल्यूएशन के साथ, ओपनिंग WIP देगा एंड वैल्यूएशन ऑफ WIP पे क्वेश्चन आएगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, देखो बाई प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट की बुक में दिया नहीं है, रिवर्स कॉस्ट मेथड पे क्वेश्चन, ठीक है। बाई प्रोडक्ट अगर फर्दर प्रोसेसिंग होते हैं तब उसका कैसे निकाला जाता है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं, जिसको आप रिवर्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एंड बाई प्रोडक्ट का जो भी आया उस टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से घटा देते हैं, बचा हुआ बैलेंस ज्वाइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट में बांटते हैं, ठीक है। बाई प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट में हमने देखा था, अगर सिग्निफिकेंटली लो वैल्यू का होगा, स्मॉल वैल्यू का होगा, तो अदर इनकम अप्रोच, नॉर्मल लॉस अप्रोच, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लो, क्योंकि कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी पूछता है। एंड अगर फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है ना, इस पे क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, पर कभी ना कभी पूछेगा। एक मेन प्रोडक्ट देगा ए और बाई प्रोडक्ट देगा उसके साथ बी, या फिर कई बार M और N करके देगा और बोलेगा कि फर्दर प्रोसेसिंग होती है बाई प्रोडक्ट का भी, ठीक है, और बताइए मेन प्रोडक्ट पे कितना खर्चा चार्ज करना है ज्वाइंट कॉस्ट का, अब बाई प्रोडक्ट का कितना है, ठीक है। तो वहां पे रिवर्स कॉस्ट कैसे निकलता है, रिवर्स कॉस्ट हमने कैसे निकालना सीखा है, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ले लोगे बाई प्रोडक्ट का, ठीक है, लेस करोगे क्या, एक तो मार्जिन, लेस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेस करोगे अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है वो, तीनों घटाने के बाद ये जो आया ना, ये क्या आया, तो ये आया ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब बैलेंस ज्वाइंट कॉस्ट जो है, मान लेते हैं ये 1 लाख आया और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट था 10 लाख, तो इसमें से 1 लाख घटा दोगे तो कितना आएगा, 9 लाख। ये मेन प्रोडक्ट पे चार्ज करना है, और मान लो क्वेश्चन में दिया ए और बी मेन प्रोडक्ट है और सी एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो सी का निकाल लोगे ज्वाइंट कॉस्ट, ये घटा दोगे, और ये ए और बी पे कैसे चार्ज होगा,
तो बताओ ज्वाइंट कॉस्ट हमने कैसे पढ़ा है, ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्चनमेंट कैसे होता है, ठीक है। ज्वाइंट प्रोडक्ट पे हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, फिजिकल यूनिट मेथड पढ़ा है, ठीक है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप उसके बेसिस पे पढ़ा है, सेल वैल्यू एट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट अप, कांस्टेंट मार्जिन मेथड हमने पढ़ा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेथड हमने पढ़ा है। तो किसी भी मेथड से पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, अगर आप लोगों के पास स्कैनर होगा तो मई 16 का क्वेश्चन देख लेना, पुराने कोर्स में नहीं है तो जो बुक मैंने डाला है आपके टेलीग्राम पे, उस बुक का लास्ट क्वेश्चन देख लेना। उस बुक का लास्ट क्वेश्चन बाई प्रोडक्ट पे एक ही क्वेश्चन मैंने डाला है प्रैक्टिकल, वो क्वेश्चन किसी ना किसी अटेम्प्ट में आएगा, 100% आएगा, अभी तक आया नहीं है न्यू कोर्स में। एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट पे क्या क्वेश्चन आएगा तो ये देखो, ज्वाइंट प्रोडक्ट तो बड़ा ही सिंपल टाइप का है, आपको बस ज्वाइंट कॉस्ट बांटने, ठीक है। कोई अगर सेम कॉमन प्रोसेस से दो या दो से ज्यादा मटेरियल बनते हैं जो कि ज्वाइंट प्रोडक्ट है, आपको क्वेश्चन में बोल के देगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और ज्वाइंट कॉस्ट भी देगा कि मटेरियल लेबर ओवरहेड ये जोड़ के ज्वाइंट कॉस्ट इतना होता है, बांटिए इन पे। बांटने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो ज्वाइंट कॉस्ट पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो, तो ज्वाइंट कॉस्ट पे भी क्वेश्चन पूछे आप कर लोगे आराम से। एंड बाई प्रोडक्ट पे इसलिए मैं स्पेशली स्ट्रेस दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है नहीं तो बच्चे को पता ही नहीं होगा, बच्चे को लगता होगा बाई प्रोडक्ट पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बट बाई प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे इस बार क्या पूछा था, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। ओके, एक क्वेश्चन आपको लेबर वेरिएंस का करके जाना है, आरटीपी का क्वेश्चन देख लेना कम से कम। मटेरियल वेरिएंस पे मटेरियल लॉस का क्वेश्चन करके जाना है, जहां दो मटेरियल होते हैं, मटेरियल ए बी, ठीक है, 60-40% यूज होता है और 10% या 5% लॉस हो जाता है मटेरियल, वो वाली जो क्वेश्चन है वो जरूर करके जाना है, मटेरियल लॉस का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन कर लिया तो सिंपल क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा। एंड एक मिक्स वेरिएंस देख लेना, मिक्स वेरिएंस इसलिए भी क्योंकि अगर मिक्स वेरिएंस आता है तो मटेरियल और लेबर तो कर लोगे, मिक्स वेरिएंस में सब छोटा छोटा दिया होता है, सिंपल दिया होता है, बट वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड में फंस जाओगे। तो मिक्स वेरिएंस जरूर देखना, यानी कि वेरिएबल और फिक्स का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ये क्वेश्चन कर लो वो क्वेश्चन कर लो कहना बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, छोटे 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 छोटे, बुक में तो आपके कुछ नहीं, उससे ज्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर जोड़ लो, आरटीपी के क्वेश्चन जोड़ लो, बहुत सारे क्वेश्चन है मार्जिनल में। तो मार्जिनल में आपको बनाने कम है और स्कैनिंग ज्यादा करनी है, क्वेश्चन को देखना ज्यादा है, ये क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, उसके बाद देखो सॉल्यूशन। हाँ, तुमको आता है कि नहीं, इमेजिन करो कि अरे ये यहाँ से ब्रेक होगा और सॉल्यूशन देख लिया, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। मैक्सिमम जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चन हो पाए आपको स्कैनिंग करके जानी है, ठीक है। बनाने बैठोगे तो दो चार ही क्वेश्चन बनाओगे, मार्जिनल के लिए जो टाइम एलोकेट करोगे वो टाइम चला जाएगा। बनाना कम है, क्वेश्चन का वेराइटी बहुत देख के जाने है, क्योंकि छोटे 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 ट्विस्ट एंड टर्न चेंजेस होते हैं क्वेश्चन में, जो अगर आप देख के नहीं जाते हो तो हो सकता है वहां पे आप अटक जाओ एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मार्जिनल में क्या है, अपना फॉर्मूला बेस्ड है, आपको कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्लस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्कैन करके जाना है। सिमिलरली जब एफएम का भी मैं चीजें पढ़ाता हूं तो हमेशा बोलता हूं कि रेशियो में कोई अगर बच्चा बोलता है सर रेशियो का कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, रेशियो में छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है, पर हाँ रेशियो में ये जरूर कर सकते हैं कि स्कैनिंग करके जाए, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था पूरा क्वेश्चन स्कैन करके जाता था, संभव नहीं है ना गेस करना। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जिस क्वेश्चन में ये होता है ना कि प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स और सेल्स प्राइस दिया ही नहीं होता, सेल्स प्राइस खुद ही पता करने हैं हमें, जहां पे हमें लेट करना पड़ता है कि मान लीजिए सेल प्राइस एक्स है, फिर एक इक्वेशन में बनाते हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटेगा फिक्स कॉस्ट घटेगा तो प्रॉफिट आएगा, एंड प्रॉफिट इज 10% ऑफ एक्स, ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होता है जहां प्रॉफिट इतना परसेंट है सेल प्राइस, सेल वैल्यू का, और सेल्स प्राइस दिया ही नहीं है, ये टाइप का क्वेश्चन जरूर देख के जाना।
अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों से ये जो वेराइटी है ना ये बहुत गड़बड़ होता है, क्योंकि बच्चे से होता क्या है कि उनको क्लिक ही नहीं करता, वो फॉर्मूला लगाने बैठते हैं, पर ये बनेगा किस, ये सिंपल इक्वेशन से। फॉर्मूला में आप ध्यान दोगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, एमओएस का, पीवी रेशियो का, ब्रेक इवन पॉइंट का, किसी भी फॉर्मूले में फिट नहीं आएगा। तो सिंपल इस कंसेप्ट से ब्रेक होकर निकलने वाला है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस निकालने वाला जो क्वेश्चन है कि बताइए सेल प्राइस, ये क्वेश्चन जो आपको है जरूर ध्यान देना है। बजटरी कॉस्टिंग में मुझे लगता है फंक्शनल बजट पे इस बार क्वेश्चन आएगा। फंक्शनल बजट एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन देख के जाना फंक्शनल बजट का, जिसमें पूछा हो प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, है कि नहीं, सेल्स बजट, ऐसे टाइप का क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ठीक है, आरटीपी में फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, वो भी देख लेना। देखो फ्लेक्सिबल पे चांसेस कम लगते हैं मुझे, पर देख के जरूर जाना है। फ्लेक्सिबल बजट मतलब अलग अलग इफिशियंसी लेवल पे ये जब बजट बनवाता है वो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वो भी देख के जाना है। एंड जो फंक्शनल बजट है वो आपको जरूर देख के जानी है। फंक्शनल बजट से चांसेस मुझे लगते हैं कि आ सकता है। सर्विस कॉस्टिंग में देखो होटल, हॉस्पिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, इन्हीं तीनों में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होटल में आएगा तो रूम डे के अनुसार फेयर निकालने को बोलेगा, हॉस्पिटल में आएगा तो बेड डे, है ना, एंड ट्रांसपोर्टेशन का आएगा तो अगर गुड्स का है तो टन किलोमीटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है पैसेंजर किलोमीटर। सर्विस कॉस्टिंग में क्या है, एक तो आप पूरे खर्चे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हो, फिर यूनिट से डिवाइड करते हो तो आ जाता है कॉस्ट, है कि नहीं। जैसे किसी सर्विस का कॉस्ट निकालना हो तो उस सर्विस देने को जितने भी खर्चे हैं जोड़ लीजिए, सर्विस का जो भी यूनिट है उससे डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं, तो कॉस्ट आ जाएगा। कई बार उसमें प्रॉफिट चार्ज करके प्लस टैरिफ जो है, टैक्सेस जो है वो चार्ज करके आपको बोलता है कि सेल प्राइस बताइए उस चीज का। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो यूनिट है ना, यहीं पे बच्चे से कंफ्यूज होती है। कॉस्ट लिखने में बच्चे गड़बड़ी नहीं करते, कॉस्ट लिखने में बच्चे ज्यादातर क्लासिफिकेशन का गड़बड़ी हो सकता है कई बार, कि फिक्स में दिखाना चाहिए बच्चे ने कहा दिखा दिया, रनिंग कॉस्ट में दिखा दिया, ये छोटा मोटा मिस्टेक है, कई बार हो जाता है बच्चों से, ज्यादातर तो होने के चांसेस कम है, बट यूनिट में गड़बड़ी हो जाती है। अगर कंपोजिट यूनिट पे क्वेश्चन है तो यूनिट सही निकालना जरूरी है, चाहे कंपोजिट यूनिट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट, रूम डे एक रूम का एक दिन का, है कि नहीं, पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर गया तो कितना फेयर। एंड इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो इक्विवेलेंट यूनिट पे पूछा था। इक्विवेलेंट यूनिट मतलब वो कंसेप्ट जहां पे फेयर अलग अलग चार्ज हो रहे हैं, तो इक्विवेलेंट यूनिट आपको निकालना पड़ेगा, फिर फेयर निकाल लोगे और इक्विवेलेंट यूनिट अनुसार फेयर बांट दोगे। ठीक है, कंपोजिट यूनिट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है इक्विवेलेंट यूनिट। देखो इक्विवेलेंट यूनिट पे क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है इस बार इक्विवेलेंट यूनिट पे क्वेश्चन ना पूछे। सिंपल इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या, जहां पे फेयर अलग अलग चार्ज हो रहा है, ठीक है जैसे क्वेश्चन में आएगा कि 2 किलोमीटर स्टूडेंट गया तो इतना, 4 किलोमीटर गया तो इतना, सीनियर स्टूडेंट का फी डबल है जूनियर स्टूडेंट से, ठीक है, जहां पे भी फेयर अलग चार्ज हो रहा है वहां पे कंसेप्ट लगता है इक्विवेलेंट यूनिट का। हो सकता है इस बार ना पूछे, सिंपल कंपोजिट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सर्विस कॉस्टिंग में एज सच बहुत कंसेप्ट बताने लायक तो नहीं है, बट क्वेश्चन का जो है पैटर्न थोड़ा देख के जाना है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना एंड पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए। अभी से मैं दे रहा हूँ, जब भी लेक्चर आएगा देते रहूंगा, जो आगे लेक्चर आने वाले हैं आप सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, कि कोई भी लेक्चर आप लोगों से मिस ना हो एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, चलो अगला जो अपना लेक्चर आएगा वो क्या आएगा, आरटीपी करेंगे, फिर मस्ट टू लिस्ट करेंगे, एफएम एंड इको का। ठीक है, और एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर डलने वाली है, चिंता ना करना, पूरी सपोर्ट है मेरी आप लोगों के प्रिपरेशन में, बस बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आओ, रैंक लेके आओ आप लोग। ठीक है, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल सोल्व द प्रॉब्लम। जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए।